चलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th वालों के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को लेकर मैथमेटिक्स गणित का। हमारे पास यहाँ पे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो तो हम लोग करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो भी आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, ताकि इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको अगर वो कर लेते हो सारे क्वेश्चन तो आपको एग्जाम्स में एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं और सारे टाइप को बता दूंगा जिस टाइप का प्रश्न आप सभी के बोर्ड परीक्षा में लेटेस्ट पैटर्न में पूछा जाता रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक सभी देखना, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। चलिए यहाँ पे और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो तो देख सकते हो फॉर PDF टेस्ट एंड स्टडी मटेरियल, ये वेबसाइट है starkstudy.com। गूगल पे लिखना या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके इसको डाउनलोड पढ़ाई कर सकते हो। काफ़ी सारे क्वेश्चन मॉडल सेट देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह के मिल जाएंगे। ठीक है, तो जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट करना। चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे वह है आपका वास्तविक संख्या रियल नंबर। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा ये सारे बिहार बोर्ड के द्वारा जारी न्यू पैटर्न पे आधारित होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 5 से 7 8 10 सालों में वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, सारे चैप्टर वाइज। उसके बाद हम लोग मॉडल सेट को तैयार करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए हमारे पास पहला प्रश्न है, वीडियो को लास्ट तक सारे देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। पहला प्रश्न हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है ना, तो गिनती की संख्या को किसको बोलेंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसी तरीके से आपको इनफाइनाइट तक हो जाएगी, अनंत तक। तो ये सारे संख्या प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। लेकिन सबसे छोटी की अगर बात करेगा तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, आपका 1 होता है। क्या होता है, 1। ठीक है, अगर इसी में 0 लगा देना, 0 1 2 3 4 इसी तरीके से इनफाइनाइट तक या अनंत तक, तो ये 0 जो संख्या है सबसे ये पूर्ण संख्या हो जाती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा है, आपका 0 होता है। ठीक है, लेकिन जब छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे तो हमेशा याद रखना कि गिनती की संख्या जो 1 से हम लोग शुरू करते हैं उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो 1 का सही उत्तर आपका सी के साथ चलेंगे, सही उत्तर हो जाएगी। सेकेंड नंबर हमारे पास -1 इसीलिए नहीं होगा क्योंकि -1 एक पूर्णांक संख्या हो जाती है। ठीक है ना, लेकिन प्राकृतिक संख्या जो धनात्मक गिनती की संख्या होती है 1 से शुरू होने वाली संख्या, वो भी पॉजिटिव मतलब धनात्मक में, उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। सेकेंड नंबर हमारे पास है कि √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है। बहुत सारे छात्र इसमें क्या होते हैं, फंसते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना किस तरीके से बनाएंगे। देखिए परिमेयीकरण का मतलब होता है आपको उस संख्या का परिमेयीकरण बनाना है। ठीक है ना, परिमेयीकरण करना मतलब परिमेय संख्या बनानी है। और हमेशा आपको पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा परिमेयीकरण करें तो आपको जो ये √12 जो है ना ये आपका अपरिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा, अपरिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा आपको, और बोलेगा आपको कि परिमेय संख्या मतलब परिमेयीकरण गुणांक में हमको बताना है। ठीक है, अब बताओ √12 जो है एक अपरिमेय संख्या है √12 जिसका पूर्ण वर्ग हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बताओ इसमें हम लोग कितना से गुना कर देंगे ताकि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, कितना से गुना करेंगे इसमें पूर्ण वर्ग हो जाए, और जो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे इसमें हम लोग को गुना करना है। मान लेते हैं पहला ऑप्शन है √3, तो 12 में √3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 या 36, तो ये √36 हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है। तो देखो 6 जो है क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, इसीलिए √3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 का A। हालांकि मैं आपको आगे ऑप्शन ही बता रहा हूँ, देखो समझते हुए चलना है। √12 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √24। क्या ये परिमेय संख्या है, पूर्ण वर्ग है, नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगी। अब √6 देख लेते हैं, तो √6 को √12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, √ में आपको 72 हो जाएगी, 12 छक्के 72, और रूट का रूट रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो √72 क्या है, एक परिमेय संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये भी आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब 2√3 से मल्टीप्लाई करो तो एक बार देखो √12 को अगर 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, उसके बाद ये √ आपका 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कायदे से आपका दोस्तों ये भी आंसर होनी चाहिए, क्योंकि √36 को अगर बदलोगे तो ये 6 आ जाएगा, 6 × 2 आपका ये 12 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब भी परिमेयीकरण गुणांक आपको देखने को मिलेगा ना क्वेश्चंस में, तो आप हमेशा याद रखना, हमेशा देखना कि जो छोटा जो वैल्यू होगा ना उससे अगर गुना करने पर आपको √ में वो पूर्ण वर्ग बन जा रही है ना, तो वो आपका आंसर हो जाएगी। तो 2 का सही उत्तर आपको यहाँ पे 1 के साथ चलेगा। ठीक है, हालांकि इसका आंसर D भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको A ऑप्शंस ध्यान से देखना है, और जो भी आपको परिमेयीकरण गुणांक पूछा जाएगा ना उस संख्या से आपको गुना करके देखना है कि वो परिमेय संख्या रूप में परिवर्तित हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ठीक है, आगे भी प्रश्न आएगा तो मैं आपको अच्छे तरीके से और भी समझाऊंगा। देखिए थर्ड नंबर हमारे पास प्रश्न है कि कहा गया यहाँ पे
कि 45 तथा 60 का HCF क्या होगा। HCF पूछा गया है 45 तथा 60 का। तो बताओ HCF निकालना हम लोग कैसे सीखेंगे। 45 और यहाँ पे 60, या तो एक भाग विधि से आप लोग जानते होंगे, इस तरीके से 45 में 60 से भाग देंगे तो ये 45 हो जाएगी, फिर 15 बचेगा और ये 45 तो 15 या 45। तो इसका मतलब इसका HCF कितना आ गया आपका 15 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया 15। मौसम मतलब होता है महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी इसका हाईएस्ट कॉमन होगा ना, जैसे 5 भी है इसका कॉमन, ठीक है ना, 5 भी है और 15 भी है, तो हम लोग हाईएस्ट वाला को लेंगे, ताकि इसका जो मौसम निकालने का जो तरीका है ना वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के रूप में आती है। तो देखो यहाँ पे 45 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 45, सॉरी 3 गुने 15, और इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 4 गुने 15, ठीक है। जो कॉमन है हाईएस्ट उसी को हम लोग लेंगे, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा HCF, ठीक है। बहुत ही सिंपल होता है। या फिर आप जो बच्चे बचपन से जानते होंगे भाग विधि से, तो भाग विधि से निकाल सकते हो। तो आप लोग जो आपको ईजी लगता है वो आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा D। 4th नंबर हमारे पास प्रश्न है कि एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। एक अशून्य, अशून्य का मतलब समझ में आ रही है ना बच्चे, कि वो परिमेय संख्या जो शून्य नहीं है, क्या है, जो शून्य नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं कि 1 हो गया, 2 हो गया, कोई भी संख्या जो शून्य नहीं है उसको अशून्य परिमेय संख्या बोलेंगे। और साथ में एक अपरिमेय संख्या है गुण। मान लेते हैं कि कोई संख्या है परिमेय 2, ठीक है, और मान लेते हैं अपरिमेय संख्या कोई √3 है। जब इसका गुणनफल करोगे तो ये 2√3 हो जाएगा। अब 2√3 जो है ये कौन सी संख्या होगी, वो हमेशा क्या होगा अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या। समझ में आ रही ना, इसलिए 4 का सही उत्तर आपको B यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है, लेकिन अपरिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या का गुणनफल कभी अपरिमेय भी होगा और कभी परिमेय भी होगा, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखना है। 4 का सही उत्तर यहाँ पे B करेक्ट होगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं क्या प्रश्न हमारे पास कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप लोग पढ़े होंगे, A बराबर BQ + R, ठीक है। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। और इसमें 2 धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है ना, A और B। ये किसे परिकलित करने का तकनीक है, तो ये है आपका हमेशा याद रखना HCF का महत्तम समावर्तक, ठीक है ना, मौसम निकालने का एक टेक्निक है। तो 5 का सही उत्तर आपको B के साथ चलेंगे हम लोग। 6 नंबर हमारे पास प्रश्न है कि यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। कहा गया है कि कोई P जो है एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, P जो है एक धनात्मक पूर्णांक है, तो सम पूर्णांक निकालने के लिए हम लोग को पता है बच्चे कि सम पूर्णांक हम लोग जो 2 से भाग लग जाए, जिसमें क्या होता है 2 से भाग लग जाता है पूरी तरह से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं, सम पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो भी 2 का मल्टीपल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या। इसलिए 2P यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी, 6 का A जो सम पूर्णांक होगा, ठीक है। P+1, P, 2P+1, तो ये आपका सारे विषम संख्या हो जाएंगी, ठीक है। अगला देखते हैं 7 नंबर कि किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, देखो यहाँ पे विषम पूर्णांक पूछा गया ना, का रूप क्या होगा। देखो मान लेते हैं Q का मान 1 है, 2 है, 3 है, इसी तरीके से अनंत तक है, ठीक है। जब 6Q को मल्टीप्लाई करोगे 6 गुने 1, 6 गुने 2, 6 गुने 3, देखो ना सारे क्या आ रहे हैं, 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, ये सारे सम संख्या आ रही है, तो ये सम संख्या है, ठीक है। 6Q+2, इसी में 2 अगर जोड़ दोगे, 2 सभी में जोड़ दोगे तब भी सम संख्या आएगा, लेकिन जब एक एक जोड़ोगे सारे में तो ये आपका क्या हो जाएगा, विषम संख्या आ जाएगी। तो ये आपका सही उत्तर 7 का C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और 4 भी जोड़ोगे सारे में, 6 में 4 जोड़ोगे 10, 12 में 4 जोड़ोगे 16, 18 में 4 जोड़ोगे 22, सारे सम संख्या आने वाले हैं। इसलिए एक ही ऑप्शन है यहाँ पे 6Q+1 जो विषम संख्या का रूप हो सकता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। 8 नंबर है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका मौसा इतना है तो उनका लौसा क्या होगा। तो सिंपल है, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल, मान लेते हैं कि कोई एक संख्या A है और दूसरा संख्या B है, उसका गुणनफल हमेशा होता है उन दोनों का लौसक के, ठीक है, और गुण्य आपका मौसक के होता है, ठीक है ना, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया, 2166 दिया गया है।
लॉसा कित निकालना है हम लोग को, मानते हैं लॉसा आपका x है, गुण्य मौसा का मान दिया गया है क्वेश्चन में 19। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब एलसीएम का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग 2166 बटा में 19। जब इसको भाग करोगे ना, हमेशा याद रखना, इसको जब भाग करोगे तो ये आपका आंसर निकल के आएगा 114। क्या निकल कर आएगा? 114। यही इसका सही उत्तर हो जाएगी बच्चे, 8 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर हमारे पास प्रश्न है। प्रश्न कहा गया यहाँ पे कि यदि a बराबर 2 के पावर 3, देखो यहाँ पे क्या कहा गया, a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5, ठीक है, और b बराबर दिया गया है 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। इसका क्या कहा गया हम लोगों से? इसका कहा गया हम लोगों को कि एलसीएम निकाल लिए। ठीक है, a, b का एलसीएम निकालने के लिए बोला गया। तो एलसीएम किसको बोलते हैं? जो इसमें लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है? जिसमें लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में जो कॉमन है, ठीक है ना, उसको हमको लेना है। जैसे यहाँ पे देखो 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 में लोएस्ट कौन सा है? लोएस्ट क्या है? 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 लेंगे। अब 3 यहाँ भी है और 3 इसमें नहीं है, तो 3 को लेंगे। ठीक है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, लेकिन दोनों पे पावर एक ही है तो एक ही 5 लेंगे। 7 एक में है और एक में नहीं है, तो 7 को भी लेंगे। ठीक है, जो देखो क्या होता है ना एलसीएम निकालने का तकनीक, जो दोनों में कॉमन है उसको तो लेना ही लेना है, जो कॉमन नहीं है ना उसको भी लेके गुना करनी है। ठीक है, और जो कॉमन रहेगा और जिसमें देखना पावर सबसे कम वाला होगा उसको लेंगे। अब यहाँ पे 2 के पावर 3 हो जाएगा 8 गुने 3 गुने 5 गुने 7। जब मल्टीप्लाई करोगे 8 3 24, 24 5 120, और ये हो जाएगा आपका कितना? 120 सत्ते। मल्टीप्लाई करोगे जब 120 सत्ते, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी उल्टा मैंने बता दिया बच्चे। यहाँ पे देखो जो हाईएस्ट यहाँ पे कॉमन जो होगा ना, जैसे यहाँ पे 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 में हाईएस्ट वाला जो 2 के पावर 4 है उसको लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4 16। और मल्टीप्लाई करोगे 16 या 48, 48 पंच आपका हो 240, 240 गुने 7 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1680। इसका आंसर सही उत्तर हो जाएगा 1680। इसको ध्यान में देना है आप लोगों को। ठीक है, जो दोनों में कॉमन है ना और जिस पे ज़्यादा कॉमन है, मतलब जिसका ज़्यादा पावर है, उसको हम लोग लेंगे। मैंने आपको उल्टा बता दिया था। ठीक है, चलिए 10 नंबर हमारे पास प्रश्न है। कहा गया कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, आगे भी क्वेश्चन से आएगा तो आपको और भी अच्छे तरीके से वहाँ पे समझ में आएगी। 9 नंबर का सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालना था। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक, देखो विषम पूर्णांक जब भी बोलेगा ना तो आपको 1 लगा के 1 जोड़ना है। 4m + 1, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 10 का सी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न हमारे पास है कि संख्या 2 के पावर 2.13 113 113, इस तरीके से देखो डैश डैश करके, जब भी कोई संख्या डैश डैश करके आ रही है ना, तो हमेशा याद रखना वो संख्या कौन सी होगी? अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, जब भी कोई संख्या डैश डैश करके आ रही है और पता नहीं चल रहा है कि क्या रिपीटेड हो रही है, तो हमेशा याद रखना वो कौन सी संख्या होगी? अपरमेय संख्या होगी। 12 नंबर है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? तो 144 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। यहाँ से 2 से भाग दोगे तो ये 72 आएगा, 2 से भाग दोगे तो 36 आएगा, 2 से भाग दोगे तो 18 आएगा, 2 से भाग दोगे तो 9 आएगा। ठीक है, अब देख लो कितना है, 2 के पावर 4 गुने यहाँ पे 3 दोगे तो 3 तिया 9, 3 के पावर 2। तो यहाँ पे देख लो कि 2 का घातांक कितना है, तो 2 का घातांक बोलोगे कि यहाँ पे 4 है। कितना है? 2 के पावर 4 है ना, इसलिए यहाँ पे घातांक कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर आपको सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 12 का सी। चलिए 13 नंबर देखते हैं। कहा गया है कि यदि a और b अभाज्य संख्या हैं तो a और b का एलसीएम क्या होगा? जब भी कोई 2 अभाज्य संख्या होगी ना और उसका एलसीएम पूछा जाएगा तो हमेशा दोनों का गुणनफल होगा। क्या होगा? दोनों का गुणनफल, मतलब गुना करके आंसर देनी है। और जब एचसीएफ पूछा जाएगा तो हमेशा याद रखना, जब एचसीएफ पूछा जाएगा तो हमेशा उसका आंसर होगा 1 होगा। ठीक है, जब भी कोई 2 अभाज्य संख्या होगी, जैसे यहाँ पे 3 और 5 है, ये दोनों अभाज्य संख्या है, 2 और 3 है। ठीक है, ये भी क्या है? आपका अभाज्य संख्या है। जब भी कोई 2 अभाज्य संख्याओं का, ठीक है, आपको लॉसा पूछा जाएगा तो दोनों का गुणनफल होगा, और जब आपका एचसीएफ पूछा जाएगा तो 1 होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है आप लोगों को। 14 नंबर देखते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो हमेशा याद रखना कि जब भी कोई 2 अपरिमेय संख्या होगी तो हमें उसके बीच अनंत हम लोग परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। 14 का सही उत्तर डी करेक्ट होगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं बच्चे, क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? देखिए निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, यही हमारे पास प्रश्न है।
तो आभाज्य संख्याएं के रूप में यहाँ पे देखने में लग रहा है 23 है, ठीक है। क्या है 23, जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड होता है उसको आभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। इसी तरीके से 2 का कितना मल्टीपल है, 1 और 2, 3 का 1 और 3, 5 का 1 और 5, 7 का कितना है 1 और 7, जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, एक और स्वयं संख्या, ठीक है ना, वो संख्या आभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे 15 का सही उत्तर आपको बी करेक्ट हो जाएगी। 16 नंबर देखते हैं बच्चे, क्या कहा गया है कि 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, लॉसो कितना होगा, फिर बटा में मौसो। तो एलसीएम जब निकालोगे 2, 10, 20 का, तो यहाँ पे 20 होगा। एलसीएम निकाल लेना 2, 10, 20 का, यहाँ से 2, 10, 20 का एलसीएम निकालोगे ना, तो यहाँ पे अगर 2 से करोगे तो 2, 5, उसके बाद 10, ठीक है। फिर 5 से लगाओगे तो ये हो जाएगा कितना 1 और ये 2, तो यहाँ पे 2 गुने 5 गुने 2 कितना होगा, 5 दूनी 10 दूनी 20। और एचसीएफ जब पूछा जाएगा तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, तो 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10:1, 10:1 इसका सही उत्तर हो जाएगी आंसर, ठीक है। 16 का सही उत्तर आपको बी के साथ चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 17 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगातार प्रश्न ये देखने को मिलेंगे कि यदि 65 तथा 117 का मौसो इतना के रूप का है तो m का मान क्या होगा। सबसे पहले तो ये देख लो कि 65 और 117 का एचसीएफ होगा क्या बच्चे, एचसीएफ कितना होगा इसका। तो इसका जो एचसीएफ होगा ना वो होगा आपका 13 होगा, क्योंकि 13 पंचे 65 और 13 यहाँ पे 9 117, इसका एचसीएफ कितना होगा 13। अगर विश्वास नहीं है 13 कैसे आएगा, तो आप लोग यहाँ पे 65 और 117 में क्या कर दो, डिवाइड करके देख लो, ठीक है। 65 का 65 यहाँ पे लगेगा, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गया, आपका कितना हो गया 5। फिर आपको 65 यहाँ पे, तो फिर 52, यहाँ पे बचेगा 13, फिर यहाँ पे 52 उतरेगा, तो 13 चौके 52, देखो कट गया ना, तो इसका आंसर कितना आ गया, एचसीएफ 13 आया। अब बताओ कि 65m माइनस 117 बराबर अगर 13 करोगे, क्योंकि मौसो इतना के रूप का है, तो m का मान हम लोग क्या रखेंगे। देखो m का मान अगर नहीं भी रखोगे ना, इसको हल करो, 65m बराबर, इसको एक साइड इस साइड लेकर चल जाओ, तो ये 13 प्लस 117 हो जाएगी। तो ये 13 प्लस 117 कितना, 130। अब m का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो 130। अब ये 65 को इधर लेकर जाओगे तो ये नीचा में आ जाएगा बट्टा में, तो 65 दूना 130, तो m का वैल्यू कितना आ गया 2। तो इसका मतलब बच्चे यहाँ पे हुआ कि यदि 65 तथा 117 का मौसो इतना के रूप का है तो m का मान क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। m के जगह पे 2 रखेंगे तब ये 13 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न था, ये प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में कई बार। 18 नंबर है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का मौसो कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, ठीक है। तो 4 और 2 का मौसो कितना होगा, हमेशा याद रखना 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। तो 18 का सही उत्तर आपको बी के साथ चलेंगे हम लोग। चलिए बच्चे अगला प्रश्न देखते हैं कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो निकाल लो 96 का अभाज्य गुणनखंड, 48 हो जाएगी, यहाँ पे 24 हो जाएगा ये, फिर 12 दूनी 24, फिर 2 6, फिर 2 और 3, देख लो कितना है, 2 के पावर 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 3, 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1 नहीं है, कुछ तो 1 है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 19 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर देखते हैं। यहाँ पे 2 संख्याओं के गुणनफल इतना है, मौसो इतना है, तो लौसो। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे ये फार्मूला कि अगर कोई 2 संख्याओं गुणनफल दिया है तो हमेशा याद रखना एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होता है। तो मौसो दिया गया है तो एलसीएम निकाल सकते हैं हम लोग। दोनों का गुणनफल 8670 है और मौसो 17 है, तो 17 पंचे 85, 17 510 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 510। अगला है कि 6 8 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, पहले एलसीएम का निकालना है, उसके बाद एचसीएफ का निकालना है अनुपात। तो एलसीएम कितना होगा, 6 8 22 का निकाल लो, यहाँ से 2 से 3 4 और 22 का 11 नहीं लगेगा। अब 11 चौके 22, 22 दिया 66, 66 दूना 132, तो हो जाएगा 132। और दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है यहाँ पे कितना, 2 कॉमन है ना। यहाँ से 11 चौका 44 नहीं, 11 दूना 22 कहाँ से, देखो 11 2 3 दूनी 6 6 और 11 छक्के 66, 66 चौका 264, यहाँ पे 264 हो जाएगी। और एचसीएफ कितना होगा इसका, 2 होगा।
जब इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 132 बटा में 1, ये 132 से कट जाएगी ना, तो ये हो जाएगा 132:1 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है। कहा गया कि दो लगातार संख्याओं का मौसक कितना होगा। मान लेते हैं कि कोई दो लगातार संख्या 10 से 11 है, या फिर 119, मान लेते हैं कि 120 और 121 कोई संख्या है लगातार। हमेशा याद रखना कि जब भी कोई दो लगातार संख्याओं का मौसक पूछा जाएगा HCF, तो हमेशा याद रखना 1 होगा। क्या होगा इसका? HCF 1 होगा हमेशा। आंसर इज़ द बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 देखते हैं कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो निकाल सकते हो बच्चे कि 5005 का गुणनखंड निकालने का तरीका क्या है। 5 से लगेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1001। अब 1001 को अगर यहाँ पे हल करोगे तो कितना होगा, ठीक है ना। इसमें जब 11 से डिवाइड करोगे ना, 11 से, तो ये 91 बार में जाएगा। अब यहाँ पे 7 से लगाओगे तो 13 7 91, अब नहीं लगेगा इसमें भाग, तो हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। अब बताओ कितने इसमें गुणनखंड है। तो टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न था। बहुत सारे छात्र इसमें फंस सकते हैं क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि 1001 कैसे कटेगा, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखना है आप लोगों को। 24 देखते हैं क्या कहा गया कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसक कितना होगा। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी दो अभाज्य संख्याएं होती है तो उसका हमेशा HCF कितना होगा? 1 के बराबर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 24 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर। कहा गया कि दो संख्याएं A तथा 18 का एलसीएम तथा HCF कितना है। तो A का मान, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि दो संख्याओं गुणनफल हमेशा लौसक गुणे मौसक के बराबर होता है, ठीक है ना। तो दो संख्याओं में A नहीं पता है, B का मान पता है 18 है, लौसक पता है 36 है और मौसक पता है 2 है। तो 18 दूनी 36, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। यही इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पे कि 5, 15, 20 के एलसीएम तथा HCF का अनुपात क्या होगा। देखो रिपीटेड सारे प्रश्न होते हैं, इसी तरह के हर साल पूछा जाता रहा है। देखो 2019 के एग्जाम से पूछा जा चुका है। तो 5, 15, 20 का एलसीएम कितना होगा आपको यहाँ पे हो जाएगी, ये 30 हो जाएगा, सॉरी 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 निकाल सकते हो। 5, 15 आपको 20 का एलसीएम यहाँ से 5 मरतबे यहाँ 5 तिया 15, 5 चौके 20, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। और HCF कितना होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 5, तो ये हो जाएगा 12/1। ऑप्शन नंबर आपको डी करेक्ट। तो 26 का ऑप्शन नंबर आपको डी करेक्ट हो जाएगा। 27 देखते हैं क्या प्रश्न हमारे पास है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। दोनों का गुणनफल निकालोगे तो 4 × 2 8 हो जाएगा। 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8। यही इसका आंसर 8 होगा। 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या देख लो यहाँ पे कौन सी है? 29 है, ठीक है। 29 है जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड है, 1 और 29। इसका तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 16 का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 15 का भी 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। केवल और केवल 2 गुणनखंड इसका ही है, तो इसका मतलब इसका आंसर ए हो जाएगा 29। अगला है 29 नंबर की किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप हमेशा याद रखना, वो आपको 2m के रूप का होता है। क्या होता है? 2m के रूप का, ठीक है ना। 2m के रूप का होता है, ये ध्यान में आपको रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अगला है 30 नंबर कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा किससे। क्या प्रश्न है कि 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग अगर n है, अभाज्य संख्याओं का योग अगर n है ना, तो n हमेशा भाज्य होगा कौन सी संख्या से, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो याद रखना है बच्चे यहाँ पे कि यदि कोई प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग और n है तो n हमेशा भाज्य जो होगा ना। देखो इस क्वेश्चन में ना क्लियरली यहाँ पे बोला गया है कि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का अगर योग n है तो n जो प्राप्त होगा ना बच्चे, ये n जो प्राप्त होगा ये एक विषम संख्या प्राप्त होगा। कौन सी संख्या प्राप्त होगा? विषम संख्या। और विषम संख्या को हमेशा आप देखोगे कि 2 से उसमें भाग नहीं लगता है, मतलब 2 का मल्टीपल हो या फिर 2 से इसमें भाग नहीं लगता है। लेकिन ऑप्शंस में क्या है? 6 है, 4 है और 8 है, तो किसी भी संख्या से इसमें भाग नहीं लगेगा, ठीक है ना। 6 और 4 और 8 से भाग इसमें नहीं लगेगा, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30 का सही उत्तर डी करेक्ट हो जाएगी।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको आप लोग ध्यान से देखना है। समझ में आ रही ना। तो यहाँ पे हम लोग बच्चे कितने प्रश्न किए हैं, 1 से लेकर 30 तक। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग को मैंने बताया है। आगे के वीडियोज़ में काफ़ी सारे और भी क्वेश्चंस को बताऊंगा, ताकि इसी तरीके से नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, सभी को ध्यान रखना है सारे। ठीक है।